जब शिद्दत से मेहनत होती है तो उसका नतीजा भी सुकून देने वाला होता है, चाहे थोड़ी देर से सही, लेकिन सुखद नतीजा जरूर निकलता है। आज एक बार फिर सबसे पहले आप तहे दिल से शुक्रिया, आपका साधुवाद, क्योंकि दर्शकों आपने हमें जो प्यार दिया, हमारे शो को जो प्यार दिया, उसकी वजह से कचहरी जो है वो चर्चित शो बन रहा है, सुर्खियों में ये है, और इसलिए आज हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कहें, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और कचहरी के आज के स्पेशल एडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सरप्राइज का हम जिक्र करेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक पुतिन को सरप्राइज कर दिया। 2 दिन के दौरे पर पुतिन जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने जाकर उन्हें रिसीव किया। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री हम आपको दिखाएंगे आज कचहरी में पहली स्टोरी के तौर पर। इसके अलावा केमिस्ट्री आज आपको मोदी की उस कार की भी बतानी है जिसमें पुतिन सवार हुए। वैसे पुतिन जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं सुपर हाई सिक्योरिटी वाली ऑरेंज सीनेट में बैठते हैं। पुतिन किस कार में बैठे और क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। आज उस डील की भी चर्चा होगी जो इंडिया को बैटलफील्ड में सुपर पावर बताएगी। हम आपको बता दें पुतिन भारत को डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से महाकवच देने वाले हैं। S-400 के डील पर आज क्या खबर आई है, आज ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज आपको इस्लामाबाद भी लेकर चलेंगे। पुतिन दिल्ली पहुंचे तो पाकिस्तान के आखिर पसीने क्यों छूट गए, पाकिस्तान में अचानक जंग के अलार्म क्यों बजने लगे। कचहरी में पाकिस्तान के डर की पेशी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात मोदी के उस बड़े सरप्राइज की जो उन्होंने अपने दोस्त पुतिन को दिया। अब देखिए, दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती है, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए आज ऐसी ही बेमिसाल दोस्ती का महासीन जो है वो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिला। उस वक्त जब दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के नेता एक दूसरे से मिले, कमाल का सीन था। करीब 4 साल बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान के दौरे पर आए। शाम करीब 7 बजे पुतिन का स्पेशल प्लेन जो था वो पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने के लिए खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोस्ती की मिसाल पेश की गई प्रोटोकॉल को तोड़कर। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पुतिन को रिसीव करने पहुंचे। पुतिन भी जैसे प्लेन से उतरे, दोनों नेता गले मिले। मोदी ने गर्मजोशी से मॉस्को से आए दोस्त का वेलकम किया। पुतिन ने भी माय फ्रेंड मोदी कहकर गर्मजोशी से प्रधानमंत्री को गले लगाया। भारत और रूस, इन दोनों की दोस्ती बड़ी खास है, बड़ी स्पेशल है। ये दीवार कितनी मजबूत है आज एक बार फिर ये क्लियर हो गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि रूस 7 दशकों से हमारा दोस्त है। रूस वो दोस्त है जिसकी दोस्ती को हमने समय समय पर परखा है और हर बार उसने हमारा साथ निभाया है। आज इसी दोस्ती का नया नैरेटिव जो है वो पुतिन ने सेट कर दिया। पुतिन जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, पुतिन दोस्त मोदी की गाड़ी में बैठकर दुनिया को क्या मैसेज दे रहे थे, हम आपको कचहरी की पहली पेशी में दिखाते हैं। रूस और भारत की दोस्ती के मायने, जिसको देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि यूं ही नहीं कहा जाता कि रूस और हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, जड़ें बड़ी गहरी। देखिए पहली पेशी। भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा। दिल्ली में पुतिन, दोस्ती का महासीन। मोदी पुतिन गले में, किस किस के दिल जले। भारत रूस की याद, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी। दिल्ली आया मोदी का दोस्त। कुछ पल ऐसे होते हैं जब तस्वीरें शब्दों पर भारी पड़ने लगती हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनका सिरा पकड़कर लिखने बैठे तो हजारों शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ये वही लम्हा था, वही पल। देख ले दुनिया, देख ले इन तस्वीरों को, देख ले इस यारी को, देख ले इस दिलदारी को। कुछ नेता हाथ मिलाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे अपनेपन का एहसास करवाते हैं। ये वही लम्हा था। 144 करोड़ लोगों का प्रधान जब दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सामने से वो दोस्त चला रहा था जो मोदी के दिल में बसता है, जो हिंदुस्तान का शुभचिंतक है, जिसकी सरपरस्ती में भारत और रूस के रिश्तों को नया आयाम और नई पहचान मिली, जिसने हर कदम पर हिंदुस्तान का साथ दिया और भारत ने भी सदैव
उसका मान रखा। व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान के स्टेट गेस्ट बनकर दिल्ली पहुंचे। ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सरप्राइज देना पीएम मोदी की आदत है और यह सरप्राइज ऐसा था जिसने रशिया को, पुतिन को, सबको हैरान कर दिया। किसी को खबर नहीं थी कि पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचेगी। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। खुद क्रेमलिन की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें तक नहीं पता था कि मोदी एयरपोर्ट जाएंगे, पुतिन को रिसीव करेंगे, क्योंकि किसी तरह का कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन मोदी तो मोदी है, सरप्राइज देना जानते हैं। जब दोस्त आ रहा है तो फिर प्रोटोकॉल कैसा? भारत का भरोसेमंद दोस्त हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। पुतिन का विमान जैसे ही दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, विमान के दरवाजे खुले। उससे पहले मोदी दोस्त का इंतजार कर रहे थे। पुतिन आए, रेड कारपेट पर चले और सामने मोदी को देखकर वो भी भौंचक रह गए। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा, दूर से एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। पुतिन बामुश्किल 25 कदम चले होंगे कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और फिर भारत और रूस की दोस्ती पर 144 करोड़ देशवासियों के प्यार में सम्मान की मुहर लगाई। भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। नरेंद्र मोदी ने दोस्त पुतिन से हाथ मिलाया और फिर गले मिलकर गर्मजोशी से स्वागत किया, मानो कह रहे हो वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू इंडिया। सदाबहार दोस्ती की ये तस्वीरें इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में सुर्खियां बन चुकी होंगी, क्योंकि इन तस्वीरों ने दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि अब किसी एक देश की बादशाहत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसकी नहीं चलेगी। कोई एक देश बैठकर दादागिरी का दम नहीं भर सकता, कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। दिल्ली से यही मैसेज गया। However, in Europe, many of the politicians want to act as a bull or a goat or a ram. Will not point fingers, but this is not about China. It's not the case of India or China or any other major powers or mid-sized nations who respect themselves and will not allow to be humiliated. जैसे ही एयरपोर्ट पर मोदी और पुतिन की तस्वीरें सुपर वायरल हुई, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक बेचैनी की डोज बढ़ गई होगी। इस बीच पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। दोनों सुपर लीडर्स खड़े हुए, कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। बीते करीब 9 साल में दोनों नेताओं की मुलाकात का दौर देख लीजिए। देखिए कैसे एक के बाद एक इवेंट में दोनों नेता दिल खोल कर मिले, गले लग कर मिले। कभी रूस में तो कभी भारत में, कभी तीसरे देश में मुलाकात हुई। पिछली बार जब मोदी रूस गए थे तो पुतिन ने उनके लिए प्राइवेट डिनर का इंतजाम किया था। इस बार बारी मोदी की थी। पुतिन के लिए लोक सेवा कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री आवास पर स्पेशल डिनर का इंतजाम था। हालांकि जब तक प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें सुर्खियां बनती, तब तक पीएम मोदी और पुतिन की सवारी वाली तस्वीरें सुर्खियां बनने लगी। इन दो तस्वीरों को देखकर आपको भारत और रूस की दोस्ती की गहराई का अंदाजा हो जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि जब मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के तियानजिन गए थे,
तब पुतिन अपनी कार में मोदी को लेकर गए थे। वहां दोनों नेताओं के सेल्फी टॉकिंग पॉइंट बनी थी। 1 घंटे तक कार में चर्चा हुई थी। दूसरी तरफ दिल्ली में पुतिन मोदी की कार में सवार हुए। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर इसके बाद दोनों नेताओं की सेल्फी सामने आई। सोचिए, जो पुतिन अपनी गाड़ी के बिना कहीं नहीं जाते, वो मोदी की कार में सवार हुए, उनके साथ एयरपोर्ट से निकले और फिर उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री आवास तक उसी कार में पहुंचे। इसके बाद मोदी और पुतिन की नई तस्वीरें सामने आई, जिसमें दोनों नेता पीएम हाउस की गैलरी में एक साथ बातें करते नजर आए। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि दिल्ली में मोदी और पुतिन की ये जोड़ी जिस तरह गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ती दिखाई दी, उससे नए वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम और मजबूत होता दिखाई देगा। उम्मीद यही है कि ये दोस्ती, ये साथ, दोनों देशों के बीच का ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, वक्त के साथ और मजबूत हो, आगे बढ़े, किसी को इस दोस्ती की नजर न लगे। इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी और पुतिन वाली इस कार की चर्चा है। ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं, सोशल मीडिया पर टॉकिंग पॉइंट बन चुकी हैं, कार को लेकर हैशटैग चल चुके हैं। पुतिन के भारत दौरे पर आते ही इस बार की चर्चा जोरों पर है कि आखिर मोदी और पुतिन एक साथ अपनी कार को छोड़कर इस सफेद रंग की एसयूवी में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से लेकर लोक कल्याण मार्ग तक पुतिन की इस एसयूवी में बैठकर ले। इन सवालों की गिरें जब तक खुलती रही, तब तक गाड़ी का नंबर भी टॉकिंग पॉइंट बन गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के बाद मोदी ने उन्हें अपनी इस कार की तरफ लेकर गया, लेकिन ये कार मोदी की रेंज रोवर नहीं थी, बल्कि सफेद कलर की फॉर्च्यूनर कार थी, सुपर हाई सिक्योरिटी वाली। और इस सीनेट और पीएम की रेंज रोवर छोड़कर जिस टोयोटा फॉर्च्यूनर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बैठे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH01E95795 है। इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। दरअसल पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर एक प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो होता है और यही वजह है कि पुतिन और सीनेट कार से ही ट्रैवल करते हैं। यह कार ऐसी है जिस पर किसी ड्रोन या मिसाइल का हमले का असर नहीं होता, लेकिन मोदी और पुतिन अपनी सिग्नेचर कार में सवार नहीं हुए, बल्कि मोदी के कहने पर पुतिन ने फॉर्च्यूनर में बैठना मंजूर किया। यह वो कार है जो देश के मेट्रो शहरों में सड़कों पर आपको अक्सर दिखती होगी। इतना ही नहीं, टोयोटा की एसयूवी अपने पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। जिन कार में दोनों वर्ल्ड लीडर रवाना हुए, वो फॉर्च्यूनर डीजर का सिग्मा वेरिएंट है। इस एसयूवी की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत तकरीबन 38 लाख रुपए है। शोरूम प्राइस की हम बात कर रहे हैं। 7 सीटर मिड डिजाइन एसयूवी है, जिसकी लंबाई लगभग 4795 मिलीमीटर और चौड़ाई जो है 1855, ऊंचाई 1835 और व्हील बेस भी है। पावर परफॉर्मेंस इसके इंजन की बात की जाए तो 2.8 लीटर की क्षमता के 4 सिलेंडर हैं। इनलाइन डीजल इंजन से लैस है, जो लगभग 201 बीएचपी की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करते हैं। यह एसयूवी 6 स्पीड गियर बॉक्स यानी ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में आती है, लेकिन जिस एसयूवी में पुतिन को ले जाया गया वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ट्रांसमिशन मॉडल है। अब इस तस्वीर पर एक बार फिर गौर कीजिए। जैसे ही मोदी और पुतिन कार में बैठे, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन बात कार की है। जहां तक फीचर्स की बात है तो 18 इंच के व्हील्स पर दौड़ने वाली इस एसयूवी में इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, एडजस्टमेंट स्टीयरिंग, माउंटेड कंट्रोल, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, सॉफ्ट टच व इंटीरियर फिनिशिंग जैसी सुविधाएं हैं। सेफ्टी के लिहाज से एसयूवी बेहतर मानी जाती है। इसमें 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी ईबीडी के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सुरक्षा फीचर्स भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी वही कि आखिर पुतिन की अगवानी फॉर्च्यूनर वाली कार में क्यों रही। एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, पुतिन ने नाटो देशों में तैयार या बनी गाड़ी में बैठने से इंकार किया था। वो यूरोप या अमेरिका में बनी किसी भी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में जापान की कंपनी टोयोटा एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आई। यूक्रेन युद्ध पर यूरोप और अमेरिका से विरोध का सामना कर रहे पुतिन ने दुनिया को संदेश दिया कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं। हालांकि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि पुतिन भारत यात्रा से यूक्रेन युद्ध में क्या कोई उम्मीद की किरण ला सकते हैं। पुतिन ने फॉर्च्यूनर संकेत दिया कि शांति आएगी, लेकिन उनकी शर्तों पर, वरना नहीं। वैसे बड़े और ताकतवर देशों के राष्ट्र प्रमुख जब विदेश यात्रा में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षित गाड़ियां ले जाती हैं। पुतिन की पारंपरिक गाड़ी भी आई थी,
लेकिन दोनों नेताओं ने विशेष मित्रता का संदेश देने के लिए जब एक गाड़ी में बैठना तय किया तो दोनों ने अपनी गाड़ी छोड़ी और एक ऐसी गाड़ी को चुना जिसमें दोस्ती भी है और दुश्मनों के लिए संदेश संकेत भी। अब आपको बता दें, संदेश वैसे आज एक और गया है, वो भी अमेरिका को। संदेश क्योंकि डिफेंस डील को लेकर बात काफी आगे बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ती का नया टेम्पलेट एक बार फिर सेट होने लगा है और इस बार पुतिन अपने साथ महा डील वाला सिस्टम लेकर आए। आज पुतिन के आने से पहले डिफेंस मिनिस्टर लेवल पर भारत और रूस की बातचीत हुई। नई दिल्ली की तरफ से रूस को मैसेज दिया गया कि हम चाहते हैं कि S-4 एयर डिफेंस सिस्टम के नए बैच जल्द से जल्द भारत को मिल जाए। यानी S-400 का एडवांस वर्जन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान को घुट पर ला दिया था, उसके कई विमानों को नुकसान पहुंचाया था। इन सारी बातों के साथ दोनों देशों के बीच डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। आपको यह बताना जरूरी है कि अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सौदा हुआ था और यह डील उस वक्त हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी। लेकिन भारत ने अपने दोस्त रूस के साथ डील को आगे बढ़ाया और अब तो S-400 के साथ S-500 खरीदने पर भी बात हो रही है। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट यह है कि रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट सुखोई 57 को खरीदने का ऑफर दिया है और यह बड़ी खबर है, बड़ी बात है। देखिए आप। पुतिन दिल्ली आए, भारत के लिए कैसा महाकवच लाए। मॉस्को से पुतिन दुश्मनों का कैसा काल लेकर आए। मोदी की वो सौगंध पुतिन ने पूरी कर दी। पुतिन के डील बॉक्स से क्या क्या सरप्राइज निकले। दोपहर ठीक 4 बजे मॉस्को से उड़ा एक प्लेन दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पुतिन को दिल्ली पहुंचने में तब 3 घंटे का वक्त था। स्पेशल प्लेन के दरवाजे खुले, रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव बाहर निकले। सीडीएस जनरल अनिल चौहान खुद अगवानी करने पहुंचे थे। पालम से निकला काफिला सीधे मानेकशॉ सेंटर पहुंचा। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां आंद्रे ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंद्रे के बीच डिफेंस पर चर्चा शुरू हुई। नमस्ते। नमस्ते। बड़े सौदों को अंतिम रूप देने से ज्यादा फोकस मौजूदा सौदों को तेजी से आगे बढ़ाने पर रहा। S-400 और S-500 जैसी भविष्य की उच्च तकनीक पर जमीन तैयार करने और मेक इन इंडिया के तहत जॉइंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए दोनों मुल्कों में सहमति बनी, खासकर S-400 के नए वर्जन पर। यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए अब सुदर्शन चक्र 2.0 के जल्द भारत आने का ग्राउंड तैयार हो चुका है, जिसे भारत लाने का संकल्प पीएम मोदी ने लिया था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुदर्शन चक्र का नया वर्जन हिंदुस्तान को जल्द मिल सकता है। पुतिन अपने दोस्त के लिए बड़ी डील लॉक कर चुके हैं और यह डील इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मगर हिंदुस्तान की भी पूरी तैयारी है। भारत की तरफ से बार बार कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि भूगोल बदलने की बातें भी हुई, लेकिन इसके लिए भारत को अटैक के साथ डिफेंस पर भी जोर देना होगा। इसीलिए पुतिन के इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा S-500 की होनी है, यानी रूस वाले नए एयर डिफेंस सिस्टम। S-500 अगली पीढ़ी का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। रूस का S-500 स्पेस के पास तक जाकर दुश्मन पर हमला करता है, जिससे भविष्य के युद्ध क्षेत्र में भारत को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। इतना ही नहीं, S-500 की रेंज पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर ऑर्बिट को छूती है, जहां इंसान के बनाए सैटेलाइट लगातार गुजरते रहते हैं।
ऐसे में जंग के हालात में भारत जब चाहे चीन या पाकिस्तान के सैटेलाइट के मार दुश्मन को अंधा कर सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान अपने मिसाइल जखीरे को अपग्रेड कर रहा है, तब भारत को भी उसी हिसाब से तैयार रहना होगा, जिसके लिए S-500 डिफेंस सिस्टम इसमें 20 साबित हो सकता है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान और चाइना को दोनों को देखते हुए। जहाँ तक S-400 का ताल्लुक है, S-400 जो है केवल ऑपरेशनल और टैक्टिकल टारगेट्स को प्रोटेक्ट करती थी। वो हर प्रकार के हवाई जहाज को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को बर्बाद कर सकता था और मैक्सिमम उसकी रेंज थी 400 किलोमीटर, ऊंचाई 30 किलोमीटर। S-500 की रेंज है 500 से 600 किलोमीटर। दूसरा वो 180 से 200 किलोमीटर ऊंची टारगेट्स को बर्बाद कर सकती है। इन एडिशन टू हवाई जहाज, ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स, वो जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो चाइना की और पाकिस्तान की, उनको भी बर्बाद कर सकती है। बात सिर्फ S-500 की नहीं, रिपोर्ट्स हैं कि इस बार भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अपने बारूदी जखीरे को और मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के $5 अरब का सौदा पहले ही हो चुका है। इसके 3 रेजिमेंट भारत को मिल भी चुके हैं, बाकी 2 अगले साल तक मिलने की उम्मीद है। हालांकि अब अतिरिक्त S-400 खरीदने की बातें चल रही हैं। इसे लेकर मीटिंग भी हुई। यह सिस्टम इसी साल पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में अपना कमाल दिखा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि पूरा भारत सुदर्शन चक्र के दायरे में आए, तो क्या यह माना जाए कि S-400 का नेक्स्ट वर्जन जल्द मिल सकता है? I have no doubt it will be discussed during the visit. President Putin is coming with a very wide delegation. We will have certain members of delegation that will be able to discuss this issue in details. I have no doubt it will be mentioned also on the highest level. The only thing I will say that our military industry is working pretty well. बातचीत रूस के स्टील्थ प्लेन Su-57 को लेकर भी हो रही है, क्योंकि भारत को इस वक्त 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन के पास J-20 और J-35 जैसे आधुनिक विमान है, स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका के पास F-22 और F-35 और इस कैटेगरी में रूस का Sukhoi 57 फिट बैठता है। रिपोर्ट है कि रशिया इसकी 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। बाद में भारत में ही इनका प्रोडक्शन भी हो सकता है। Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. So let's not speak about the details. There are lots of competitors in the world. And some of the competitors are not, let's say, sticking their business to international law. So sometimes they can do bad things in order to make unjust competition. But we're standing for just competition, and in just competition, someone can hardly compete with us in this field. जहां तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, तो नए इंडिया के लिए यह हमेशा प्राथमिकता रहा है। मेड इन इंडिया को तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसमें भारत का ऑल वेदर दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा है। हम आपको यह भी बता दें कि पुतिन को लेकर आ रहा विमान आज दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक की गई फ्लाइट है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने इस विमान की लाइव लोकेशन देखी। फ्लाइट रडार 24 ने एक्स पर पोस्ट करते बताया कि हमारी साइट पर अभी सबसे ज्यादा ट्रैक किया जा रहा फ्लाइट रूस सरकार का विमान है, जो भारत की ओर आ रहा था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 दिनों तक दिल्ली में मुलाकात करेंगे। मोदी ने एक्स पर कहा, अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का भारत में
स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूसी भारत की तरक्की कई उन देशों को चुभ रही है। उन्होंने भारत को ग्रेट पावर बताया, कहा कि पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन अब लाख टके का सवाल यह है कि आखिर पुतिन का यह दौरा दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका के लिए क्या मैसेज लेकर आया? क्योंकि बात सिर्फ मोदी और पुतिन की मुलाकात की नहीं है, बात है उस युद्ध की जिसे लेकर पूरी दुनिया चिंता जता चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से युद्ध जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, उसकी मिसाइलें और उसका ड्रोन सिस्टम कीव समेत दूसरे शहरों को टारगेट कर रहा है। इस बार ओडिशा शहर पर रूस ने बारूद बरसाया और इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आई। इससे पहले 500 से ज्यादा ड्रोन कीव की तरफ दागे गए। मगर सवाल यह है कि दुनिया जब पुतिन को वॉर खत्म करने के लिए कह रही, बार बार पीस वाला प्लान सिस्टम तैयार करने की बात कह रही, खुद ट्रंप अपने नेताओं को मॉस्को भेज रहे हैं, पुतिन से 5-5 घंटे तक चर्चाएं हो रही, फिर यह जंग क्यों नहीं रुक रही? वजह क्या है? क्यों मिसाइलों का मुंह अभी भी यूक्रेन की तरफ मुड़ा? क्या कोई है जो इस जंग को खत्म करना नहीं चाहता? क्योंकि ट्रंप तो कह चुके हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए और इसके लिए जंग खत्म करने के फेवर में। फिर सवाल यह कि अगर ट्रंप चाहते हैं, पुतिन कह रहे हैं हमारी बात मान ली जाए तो खत्म हो जाएगा, तो कौन है वो जो बारूद के फेवर में है? अगली पेशी देखेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इन 3 तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि वक्त के साथ वर्ल्ड ऑर्डर की परिभाषा किस तरह बदल रही है। एक वक्त था जब अमेरिका डॉलर का हंटर चलाकर हनक दिखाया करता था, वैश्विक व्यवस्था को तय करता था। लेकिन अब महाशक्तियों का सिस्टम बदल रहा है। दिल्ली में अपने दोस्त मोदी से मिलने पुतिन पहुंचे तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया, युद्ध रोकने की गुहार लगाई। वहीं तीसरी तरफ आत्ममुक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में अकेले रह गए। I don't know what the Kremlin is doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started. It's a war, if I were president, we had a rigged election. If I were president, that war would have never happened. It's a terrible thing. But I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. दरअसल इस अनिश्चितता की वजह जब दिल्ली में इतिहास बन रहा था, तब पूरी दुनिया की नजर इस महामुलाकात पर थी, इस 7 दशक पुरानी दोस्ती पर थी, गर्मजोशी से हुए पुतिन के स्वागत पर थी। व्हाइट हाउस भी यही कर रहा है। ट्रंप पुतिन के इस दौरे को बेहद करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका की नजर पुतिन मोदी की मीटिंग भारत रूस की मेगा डील पर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपर पावर अमेरिका लाख कोशिशें कर चुका है। जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, वो बस यही चाहते हैं कि किसी तरह करीब 4 साल से चल रही जंग को लेकर उनके सीने पर सीज फायर का मेडल चस्पा हो जाए। लेकिन अभी तक यूक्रेन वाली वॉर रुकवाने में नाकाम रहे हैं और इसकी खींच ट्रंप के चेहरे पर साफ दिखती है। Like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, that was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. We'll see what happens. अब सवाल है कि आखिर मॉस्को में ऐसा क्या हुआ? पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ट्रंप को जोर का झटका धीरे से लगा? तो इसके लिए आपको मॉस्को लौटना होगा, जहां 24 घंटे पहले ट्रंप के नुमाइंदे पुतिन के सामने बैठे हुए थे। उनके पास यूक्रेन वाला पीस प्लान था। यूक्रेन वाले पीस प्लान को लेकर दोनों पक्षों के बीच कम से कम 5 घंटे तक चर्चा हुई। अमेरिका की तरफ से 28 पॉइंट वाले पीस प्लान का ब्लूप्रिंट पुतिन के साथ शेयर किया गया। इससे पहले ज़ेलेंस्की की टीम के साथ अमेरिका ने 20 पॉइंट वाले पीस प्लान पर चर्चा की थी। लेकिन सारी चर्चाओं के बाद पुतिन और ट्रंप के करीबी की मीटिंग बिना किसी ठोस नतीजे खत्म हो गई। पुतिन दिल्ली चले आए। हालांकि दिल्ली आने से पहले पुतिन ने मीडिया के सामने बात की थी।
और मॉस्को से बड़ा स्टेटमेंट रिलीज किया। पुतिन बोले, अमेरिका तो चाहता है कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन यूरोप की नीयत में खोट है और अगर यूरोप जंग चाहता है तो फिर हम भी इसके लिए तैयार हैं। यूरोप का शांति का कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ युद्ध की बात करते हैं और इसी को लेकर आरोप है कि वे प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान में भी फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो इस शांति प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। वो ऐसी मांग कर रहे हैं कि रूस को किसी कीमत पर मंजूर नहीं, और वो ये बात बखूबी समझते हैं और फिर वो रूस पर रुकावट डालने का इल्जाम लगाएंगे। ये उनका मकसद है और अगर वो दोबारा जमीनी हकीकत को देखना चाहते हैं तो फिर उनका स्वागत है। Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. इसका मतलब साफ है कि रूस अब एक नहीं, दो मोर्चे पर वॉर के लिए एंगेज हो सकता है। लेकिन सवाल है कि यूरोप के मन में क्या है? क्या वाकई वो पुतिन के सामने जंग अफोर्ड कर सकता है? जब तक बातें आगे बढ़ती तब तक सीन में पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग आ गए। दरअसल जिस वक्त पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे, उसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बीजिंग की दौड़ लगाई। पुतिन के दोस्त जिनपिंग से मुलाकात की। फ्रांस ने एक बार फिर चीन से रिक्वेस्ट की, कहा रूस और यूक्रेन वाली जंग को रोकने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि चीन हमारे साथ मिलकर हमारी कोशिशों को सराहेगा ताकि जल्द से जल्द किसी तरह के सीज फायर तक पहुंचा जा सके, जिससे कि कम से कम महत्वपूर्ण इमारतों को टारगेट किया जा सके, खासकर एनर्जी सेक्टर, जो कि इस वक्त भी लगातार रूसी हमले झेल रहा है। लेकिन इसके आगे हमको मिलकर कभी ना खत्म होने वाली शांति समझौते की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन ना हो सके। अब कल तक जो यूरोपीय देश ये कह रहे थे कि पुतिन के सामने यूक्रेन को झुकने नहीं देंगे, यूक्रेन को गोला बारूद वाली सप्लाई लाइन जारी रखेंगे, किसी कीमत पर जेलेंस्की की गिरबान पुतिन के हाथ नहीं आएगी, अचानक उसके सुर बदल गए। मैक्रो बोल रहे थे, जिनपिंग ने बात सुनी और फिर कह दिया, हम भी शांति के पक्ष में हैं, चिंता मत कीजिए। जहां तक यूक्रेन संघर्ष का सवाल है, तो चीन शांति के लिए होने वाली सभी कोशिशों का समर्थन करता है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष संवाद और बातचीत के जरिए एक निष्पक्ष, स्थायी और मजबूत शांति समझौते पर पहुंचेंगे, और ये ऐसा समझौता होगा जो सभी संबंधित पक्षों को पूरी तरह से मंजूर हो। चीन इस संकट के राजनीतिक समाधान को लेकर रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। अब चीन और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चीन ये तो कहता है कि शांति वक्त की जरूरत है, लेकिन ये भी सही है कि उसने रूस के एग्रेशन को, रूस के स्पेशल मिलिट्री एक्शन को क्रिटिसाइज नहीं किया। इतना ही नहीं, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि चीन ने चोरी छिपे रूस को डिफेंस सेक्टर से जुड़ा मटेरियल सप्लाई कर दिया। लेकिन ये भी सही है कि इस वक्त अमेरिका और चीन दोनों जंग रोकने के लिए सेम पेज पर दिखाई पड़ते हैं। सोचिए, जिस मुल्क को लेकर इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, वो इस पूरे सीन में कहीं नजर नहीं आता। पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप के दौरे पर रहे, फिर से सैन्य पैकेज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं, इसीलिए जेलेंस्की को भी यू टर्न लेना पड़ा। कल तक कह रहे थे हमारी बात सुनी जानी चाहिए, अब कह रहे हैं बड़े मुल्क जैसा ठीक समझे कर लेंगे। हम अमेरिका में होने वाली बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी टीम के मॉस्को से लौटने और वॉशिंगटन में इससे जुड़ी बातचीत के बाद रुस्तम उमरोव, आंद्रेई होतोव, बाकी के पीस प्लान वाले वार्ता दल के साथ यानी राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। हमें आने वाले दिनों में ऐसी बैठकों और बातचीत के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है, फिर चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या फिर फोन पर। सभी साझेदार एक दूसरे और यूक्रेन के साथ लगातार संपर्क में हैं। अब लाख टके का सवाल यही है कि अगर पूरी दुनिया जंग खत्म करना चाहती है तो फिर दिक्कत कहाँ है? पुतिन कह चुके हैं कि वो डील की बात सुन रहे हैं, लेकिन डोनबास को लेकर पक्की बात होनी चाहिए। डोनबास नहीं तो डील नहीं। उम्मीद है जल्द ही ये पेच भी सुलझ जाएगा और क्या पता दिल्ली से ही कोई बड़ा ऐलान हो जाए।